चलिए, तो वापस हम लोग भारतीय इतिहास को थोड़ा सा क्रोनोलॉजी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। क्रोनोलॉजी के माध्यम से, है ना। क्रोनोलॉजी मतलब कालक्रम के हिसाब से भारतीय इतिहास को, ठीक है। तो देखो, पहले एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन करा दिया मैं आपको, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, है ना। अपन प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल देखे। देखो एक मतलब एक बहुत रिजिड लाइन नहीं खींच रहा हूँ, लेकिन एक समय बता रहा हूँ। जो आपका 650 ईस्वी तक का समय होगा ना, एडी ईस्वी तक का समय, ये क्या कहलाएगा? प्राचीन भारत। 650 से पहले पूरा ले लो। उसके बाद 650 से 1200 तक का मान लो, ये कहलाएगा आपका पूर्व मध्यकाल, है ना। पूर्व मध्यकाल कहलाएगा। और 1200 से लेकर के लगभग 18वीं शताब्दी ले लो, या 1757। 1757 क्यों? प्लासी का युद्ध हुआ, तो ये कहलाएगा आपका मध्यकाल। और उसके बाद 1757 से मतलब अभी तक का, वर्तमान तक का 1947 और उसके आगे प्लस अभी तक का समय, 1757 से 1947 हमारी स्वतंत्रता और उसके आगे अभी तक का, ये कहलाएगा आधुनिक काल, ठीक है। आधुनिक काल। तो भाई कैसे हम लोग प्राचीन बोलते हैं, मध्यकालीन बोलते हैं और आधुनिक बोलते हैं? इसको बड़ा मतलब एक बहुत ही गंभीर एक इसमें विचार के बाद इसको हम क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्राचीन भारत है वो प्राचीन यूरोप के समय से मैच नहीं करता। हमारा जब प्राचीन भारत चल रहा था, देखो 1200 के पहले पूर्व मध्यकाल चल रहा था, 600 के पहले प्राचीन भारत चल रहा था, लेकिन यूरोप में मध्यकाल हमारे प्राचीन काल के समय ही आ गया था, ठीक है। तो हर देश की परिस्थितियों के हिसाब से देखो, जो पुराना जो आदि सभ्यता होगी, क्लासिकल एज होगा, है ना। मतलब एकदम क्लासिकल एज, जहां पर हमारे सभ्यता अपने उदय में है। सभ्यता जैसे कहे, मान के चलो, देखो क्या है सभ्यता का उदय, मतलब क्या होता है? जब एक आदमी अकेले रहता था, उसके बाद उसको लगा कि अगर वो रामू, श्यामू, लखन, महेश ये सबको साथ में ले लेगा तो उस शेर से बच सकता है जो उसके पड़ोसी को कल अटैक करके खा चुका है ना। तो क्या किया उसने? अपने आसपास लोगों को गैदर कर लिया, कई प्रकार के उसने लोग रख लिए, और क्या, वो चारों पांचों को डर लगता तो साथ में रहने लगे। अब महिलाएं भी आई साथ में, महिला पुरुष साथ में रहने लगे, सहवास किए, उनके संतानोत्पत्ति हुई, एक समाज का निर्माण हुआ, परिवार बन गया, कई परिवार आपस में आसपास रहने लगे, तो एक समाज बन गया। तो वहां पर वो लोग टाइम पास का जरिया खोजे, क्या करें यार, चल होली मना लेते हैं, और क्या करें यार, चल दिवाली मना लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से। और क्या करें तो पैर छू लेते हैं। तो मतलब क्या है कि देखो, सभ्यता का विकास हुआ, संस्कृति का विकास हुआ इस तरीके से, है ना। अब फिर मैं आ जाता हूँ सभ्यता और संस्कृति में। बड़ा मतलब एक खराब आदत है पढ़ाने वाले की, कुछ छोड़ नहीं सकता वो। तो ऐसे हमारे संस्कृति का विकास हुआ। तो अब भाई ये यहीं पर बता दो, चलो सभ्यता क्या होती है और संस्कृति क्या होती है। तो सभ्यता क्या होती है? जो हमारा समाज का भौतिक पक्ष है, गाड़ी, बंगला, घर, ठीक है, आईफोन 13 प्रो। और संस्कृति क्या होती है? पैर छूना, बड़े आए तो उठ जाना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को चमकाना, दिवाली मनाना, होली मनाना, रिश्तेदार के घर जाना। जो हमारा अभौतिक पक्ष है वो क्या कहलाता है? संस्कृति। उसमें चित्रकारी भी आएगी, उसमें संगीत भी आएगा, उसमें नृत्य भी आएगा, उसमें पैर छूना भी आएगा, उसमें शादी का आयोजन भी आएगा। सारे जितने भी इनटेंजिबल आपकी चीजें हैं, दैट इज योर कल्चर, वो आपकी संस्कृति है। और जितने भी भौतिक या टेंजिबल चीजें हैं, छूने लायक है, देखने लायक है, ठीक है, वो सारी चीजें क्या होती हैं? सभ्यता या सिविलाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? सिविलाइजेशन कहलाती है। चलो तो इस डिस्कशन से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो पुरानी, जहां पर सभ्यता का उदय हो रहा है, संस्कृति का उदय हो रहा है, शुरुआत हो रही है, और वो अपने एक मेच्योर स्टेज में आ रही है, ठीक है, अपने परिपक्व स्टेज में आ रही है, वहां आते तक वो एज कहलाएगा प्राचीन काल। उसके बाद क्या होता है? उसमें एक स्टेग्नेशन आ जाता है,
एक उसमें जड़ता आ जाती है। तो मध्यकाल एक नेगेटिव सेंस में यूज होने वाला शब्द है। तो मध्यकाल क्या है? मध्यकाल मुसलमान युग नहीं है कि जब सल्तनत काल आया, मुगल काल आया तब मध्यकाल शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। वो एक स्टेग्नेशन को दर्शाता है, एक जड़ता को दर्शाता है कि जो उदय, जो विकास आपका प्राचीन काल में हो रहा था, वो उदय और विकास रुक गया और वो एक जड़ स्थिति में आ गया। भारत में सामंतवाद के उदय को मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है। अब ऐसा याद रख लेना कि सामंतवाद के उदय को, अब बोलोगे सामंतवाद क्या होता है? तो सामंत मतलब कुछ नहीं, जैसे एक बड़ा राजा है, उसने क्या किया, अपने दूर दूर वाले क्षेत्रों में एक एक अपना आदमी बैठा दिया, उसको बोला कि तू राज कर और बदले में मेरे को टैक्स देना। तो राजा के नीचे और राजा, उसके नीचे और राजा, जैसे पहले सरकार के नीचे बड़े जमींदार, बड़े जमींदार के नीचे छोटे जमींदार, छोटे जमींदार के नीचे और छोटे जमींदार साहब, और छोटे जमींदार साहब के नीचे गौटिया। तो क्या होता है, ये स्तरीकरण होते जाता है, इसको सामंतवाद बोलते हैं, है ना। चलिए ठीक है, वो तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो गया मध्यकाल, जब एक समाज क्या होता था, जड़ हो जाता है, अपनी स्थिति को पकड़ के रखता है, बिल्कुल कुप्रथाएं आने लगती है उसमें। वो जो पुराना विकास था, ये था, उसी को वो मान लिया कि शाश्वत है, वो जो हमारे पुराण में लिखा है हम वही करेंगे। सती प्रथा का आगमन होते जाएगा, बालिका विवाह का आगमन होते जाएगा, शिशु भ्रूण हत्या होते जाएगी, समाज जड़, जाति व्यवस्था मजबूत होते चली जाएगी, छुआछूत के नियम और कड़े होते चले जाएंगे। तो जड़ता सारे प्रकार की आपके समाज में बैठ जाएगी। तो जड़ता का प्रतीक है मध्यकाल। उसके बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल क्या होता है? आधुनिक काल मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि आज से 150 साल पहले आधुनिक काल, कि आज हम आधुनिक हैं, जरूरी क्या? नहीं भाई, तालिबान को देखो ना, अफगानिस्तान, आज अफगानिस्तान आधुनिक काल में है क्या? नहीं, कल तक था। आज वो आधुनिकीकरण से अलग हट रहा है। मतलब आधुनिकीकरण का मतलब होता है हम नई चीजों को अपनाएं, हम प्रगतिशील विचार को अपनाएं, या सीधे से बोलूं अगर ब्लेटेंट शब्दों में, तो जो यूरोप में हुआ विकास, नए मूल्यों को मानना, पुरानी परंपराओं को तोड़ना, तार्किक सोच रखना, ठीक है, तर्क लगा के सोचना, मानव के अधिकारों का सम्मान करना, ये सब चीजें जो हैं, मतलब जो अपन आज मॉडर्न सोच बोलते हैं ना, मॉडर्न मतलब क्या? मॉडर्न मतलब क्या? जींस पहन के घूमना है, टी शर्ट पहन के, जींस पहन के घूमना, लो वेस्ट पहनना, ये सब मॉडर्न है क्या? टैटू लगाना, आजकल लो वेस्ट नहीं चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है? हाई क्या बोलते हैं, हाई एंकल चल रहा है ना, ऊपर करके पहनने वाला। तो ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है। मॉडर्नाइजेशन क्या है? आपके विचारों से दिखेगा कि आपका समाज जो है वो प्रगतिशील विचार को मान रहा है, वैज्ञानिक सोच रख रहा है, तार्किक सोच रख रहा है, ठीक है, सुधार करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको बोलते हैं आपका आधुनिक काल, ठीक है। तो ये हमारा 1757 के बाद दिखने लगेगा, ठीक है। अब चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्रोनोलॉजी में आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्रोनोलॉजी बना के रखा हूं, इसके हिसाब से आपको समझाता हूं। तो प्राचीन भारत से अपन शुरू करते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले एक व्यक्ति है, एक आदमी है, इंसान है, जो कि एक दूसरे रूप में था। पुराने एप से हम लोग आए थे, एप एक प्रकार का बंदर है, उससे हम लोग आगे चल के मानव के रूप में आज यहाँ पर आए हैं। धीरे धीरे हमारा इवोल्यूशन हुआ है, उद्विकास हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जब शुरुआती समय में थे, बहुत पहले, लाखों साल पहले की बात है, उस समय क्या था, हम एक बड़े ही कमजोर बंदर थे। जो बाकी बंदर के ब्रीड थे वो या तो गोरिल्ला चिंपांजी थे जो हमसे बहुत ताकतवर थे, या तो छोटे लंगूर, छोटे बंदर थे जो बहुत फुर्तीले थे, बहुत तेज थे। हम ना तो फुर्तीले थे बहुत ज्यादा, ना तो बहुत ताकतवर थे। ऊपर से हमारे बच्चों को बड़े होने में 13 से 12 से 8 से 10 साल, 12 साल लगता था। तब तक वो अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट रहते थे। तो हम लोग क्या थे, बहुत ही असुरक्षित थे। तो हम अपनी असुरक्षा को दूर करने के लिए समूह बनाने लगे और सबसे मजबूत चीज की खोज करने लगे। तो इंसान की सभ्यता के विकास का मुख्य आधार है उसका सबसे मजबूत चीज की खोज करते जाना और उसका कमजोर होना। जो कमजोर होगा वही सहारा ढूंढेगा। तो हम जब कमजोर थे तो हमने दो चीज किया। पहला, सबसे मजबूत चीज का खोज किया। हमारे आसपास सबसे मजबूत चीज क्या है?
और दूसरा हमने आसपास ग्रुप बनाया, सर्कल बनाया, गैंग बनाया। शेर को मारना है, भालू को मारना है ना, बाकी जानवरों से लड़ना है, तो हम क्या करेंगे, गैंग बनाएंगे, अपना समूह बनाएंगे। तो उस समूह में रहने लगा और सबसे मजबूत चीज का प्रयोग करने लगेगा। तो सबसे पहले उसको एक मजबूत चीज दिखी होगी, डंडी, लकड़ी, ठीक है। उसके बाद उसको सबसे मजबूत चीज क्या दिखी होगी, पत्थर। तो पत्थर को उठाया, पत्थर को उठा के वो शेर को मारा, ठीक है। एक आध बार तो शेर भाग गया, उसके बाद एक बार उसको अटैक कर दिया। तो अगले बार उसने क्या किया, पत्थर को नुकीला कर लिया, नुकीला करके शेर को मारा। तो एक बार तो मर गया, फिर अगले बार फिर अटैक कर दिया। फिर उसने क्या किया, पत्थर में लकड़ी लगा दिया। तो वो क्या किया, पत्थर को अलग अलग तरीके से यूज करने लगा। फिर वो पत्थर से पेड़ भी काटने लगा, फिर पत्थर से रस्सी भी काटने लगा, फिर पत्थर से गड्ढा भी खोदने लगा। तो उसने पत्थर को अलग अलग तरीके से यूज किया, और जैसे जैसे उसका उपयोग परिष्कृत होता चला गया, वो अपनी औजार को बेहतर से बेहतर बनाता गया। उसका समय अपन आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये समय जब हम लोग पत्थर का उपयोग करते थे और नदी घाटियों में रहते थे, क्योंकि हमेशा सभ्यता के विकास का आधार रहता है नदियां। दो कारण से, एक तो पानी चाहिए हमको, दूसरा आवागमन का बहुत अच्छा साधन है नदियां, ठीक है। तो नदियां हमेशा सभ्यता का आधार बनी। तो नदी घाटी के पास उसको नदी पानी भी मिल जाता था और पत्थर भी मिल जाता था। तो ये काल कहलाया पाषाण काल। अब पाषाण काल से आगे बढ़ता है आदमी, धीरे धीरे क्या करता है, पत्थर का यूज करना सीखने लगता है, और जानवरों से उसका जो इंटरेक्शन है, वो जानवरों से अपना इंटरेक्शन बढ़ा रहा है। पहले वो क्या करता है, अब उसके पास पत्थर के अच्छे अच्छे औजार आ गए, तो वो क्या करता है, जो जानवर दिखता है उसको मार देता है। लेकिन कुछ समय बाद उसको लगता है कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको मैं ना मारूं तो भी वो मेरे को डैमेज नहीं करेंगे, तो उनसे वो इंटरेक्शन करना शुरू करता है। सबसे पहले पाला जाने वाला जानवर था कुत्ता, ठीक है, डॉगी, इंसान का सबसे पुराना पाला जाने वाला जानवर था। अब बाद में फिर कुछ ऐसे जानवर को उसने पालना शुरू किया, अपने पास रखना शुरू किया, जो उसको डैमेज नहीं करते थे, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, अब उसके लिए ये अच्छा था कि वो ऐसे जानवर को पालता था, उनका दूध निकालता था, बाल निकालता था, और जरूरत पड़ने पर उसको मीट के रूप में प्रयोग करता था। तो ये पशुचारक बन गया, उनको चराता था, उनको यूज भी करता था, और उन्हीं पर डिपेंडेंट था। तो इस आदमी को बोले पशुचारक। अब वो पशुओं को चरा रहा था। अब देखो, पशुओं के लिए चारा की जरूरत है, तो क्या करता था, जो जहां पर पहले चारा लगाया रहता था, उस चारे का कुछ बीज अपने साथ रखता था। अब जहां नए जगह पहुंचा तो बीज को छिड़क दिया। पहले तो वो चारा जो था उसको खा लिए पहले से मौजूद, फिर उसके बीज तब तक चारा बन गया, बड़ा हो गया, उसको जानवरों को खिला दिया, उसका जो फल निकला उसको खुद खा लिया। सबसे शुरुआती आपके यहाँ क्या यूज हुआ इंडिया में, जौ, ठीक है, याद रखना, क्रम याद रखो, जौ, फिर गेहूं, फिर आएगा आपका चावल, ठीक है, जौ, गेहूं और चावल, ये क्रम से आया आपका। तो सबसे पहले अब उसने जब क्या हुआ कि अलग अलग एरिया में वो मूव करने लगा, क्योंकि चारागाह तो खत्म हो जाता था, एक चारागाह से दूसरे चारागाह। अब जब वो एक ऐसे एरिया में आया जहां पर की मिट्टी गीली थी, अब उसने देखा कि जब वो चारागाह, वो जो दाना डालता है, तो जितना पहले होता था उससे कई गुना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो वो क्या सोचा, ये तो बढ़िया जगह है, यहाँ इतना अच्छा चारा उग जाता है, तो क्यों ना मैं यही चारा उगा के अपने जानवर को खिलाऊं और खुद भी खा लूं। तो पशु चारक से वो क्या बन गया, किसान बन गया। टेक्नोलॉजी, ठीक है, डेवलप होते चली गई, तो वो क्या बन गया, किसान बन गया। तो उसकी सभ्यता, उसके जो अर्थव्यवस्था थी, वो उसका जो जीवन था वो कृषि आधारित होने लगा। तो सबसे पहले वो क्या था, घूमने वाला आदमी, पाषाण काल था सबसे पहले। पाषाण काल में आदमी क्या था, उसको बोलते हैं शिकारी और खाद्य संग्राहक, ठीक है, हंटर्स और गैदरर्स था। उसके बाद वो आगे चल के पशुचारक हो गया, पशुचारक आगे चल के बन गया कृषक बन गया, किसान बन गया, ठीक है। तो आगे चल के आप देखोगे पाषाण काल भी बन जाएगा, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। नवपाषाण काल आते आते आप लोग खेती का शुरुआत कर लिए, खेती को समझ गए। अब देखो, कुछ कुछ एरिया ऐसे थे जहां पर खेती बहुत अच्छी हुई, उस बहुत अच्छी खेती से बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ। तो आपके यहाँ 10 बोरी धान हुआ और आप केवल 5 बोरी को ही खाने की स्थिति में हो, तो बचे 5 बोरी को क्या करोगे, आप अपने पड़ोसी को दोगे और उसको बोलोगे उसके बदले मुझे कुछ दे दे, ऐसा करोगे। तो वैसे ही हमारे समाज ने भी किया।
जब हमारे समाज में सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, अधिशेष उत्पादन हुआ, एक्स्ट्रा, तो क्या करने लगा, बोला कि भाई ठीक है 100 लोग पूरे के पूरे खेती मत करो, 20 लोग 30 लोग खेती करें और कुछ 20-30 लोग सेना में चले जाएं, कुछ 20-30 क्या है पूजा पाठ करें, कुछ 20-30 कलाकार बन जाएं, कुछ कुम्हार बन जाएं, कुछ चर्मकार बन जाएं, कुछ बढ़ई बन जाएं। तो अब समाज ने क्या किया, अधिशेष उत्पादन के साथ काम को डिवाइड किया। और याद रखना, जहां पर सरप्लस प्रोडक्शन होगा, अधिशेष उत्पादन होगा, वहीं पर नगरीकरण होगा। कैसे? क्योंकि शहर में रहने वाली जनसंख्या खेती नहीं करती। शहर की परिभाषा ही यही है कि ऐसा क्षेत्र जहां की 75% से ज्यादा जनसंख्या खेती के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर निर्भर करे। तो नगरीकरण कब होगा? जब आपकी गैर कृषि कार्य करने वाली बहुत सारी जनसंख्या होगी, जैसे पंडित हो गया, राजा हो गया, सैनिक हो गया, व्यापारी हो गया, ये खेती नहीं करते, ये लोग किसानों से उसको लेते हैं अनाज को और उसके बदले किसानों को कुछ देते हैं। ठीक है, तो श्रम का विभाजन होने लगा। अब ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया आपके यहां ऐसा था जहां पर खूब अच्छी खेती हुई, खूब अच्छा उत्पादन हुआ और खूब अधिशेष बचा। जब खूब अधिशेष बचा तो इस अधिशेष को हम लोग बेच के व्यापारी बन गए और एक व्यापारी सभ्यता आई। इस व्यापारी सभ्यता को बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। दुनिया का आश्चर्य थी ये सभ्यता। उस समय की जितनी सभ्यताएं थी उनसे कहीं आगे, उनसे कहीं विकसित, उनसे बड़े बड़ी इमारतें, उनसे विकसित टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता हमारे यहाँ 5000 साल पहले अस्तित्व में आई। तो अभी तक का क्रम हम लोग कैसे देख लिए? सबसे पहले पाषाण काल आया। पाषाण काल में आदमी पहले हंटर्स और गैदरर्स था। ये किसको बोलते हैं? पूरा पाषाण काल को। उसके बाद हंटर्स और गैदरर्स मतलब शिकारी और खाद्य संग्राहक। इसके बाद बन गया आपका पशुचारक। ठीक है, तो एनिमल हर्डर। ठीक है, तो पशुचारक बन गया। पशुचारक को वाले समय को बोलते हैं अपन मध्य पाषाण काल। उसके बाद खेती करने लगा, इस समय को बोलते हैं नवपाषाण काल। उसके बाद आ जाएगा आपका हड़प्पा, जब इतना सरप्लस प्रोडक्शन होगा कि वो एक व्यापारी सभ्यता बन जाएगा, एक नगरीकृत सभ्यता बन जाएगा। लेकिन हर सभ्यता का एक पतन होता है, तो हड़प्पा सभ्यता का भी कुछ कारण से पतन हो गया। जब इसका पतन हुआ, लोग बोलते हैं बाढ़ आई, सिंधु में बार बार बाढ़ आई और इस सभ्यता को खत्म कर दिया। तो इस सभ्यता का जब पतन हुआ तो उसके पतन के बाद एक नई सभ्यता का उदय हुआ। सोचो, एक शहर है और शहर पूरा खत्म हो गया, उसकी टेक्नोलॉजी खत्म, उसका ज्ञान खत्म, उसके लोग सब इधर उधर चले गए। तो अब क्या होगा? अब हमको जीरो से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगला जो सभ्यता आएगा वो आएगा वैदिक सभ्यता। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखो पहले। इसके बाद वैदिक सभ्यता आएगा। वैदिक के बाद महाजनपद काल आएगा। महाजनपद काल के बाद मौर्य काल आएगा। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आएगा। मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल आएगा। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं। हड़प्पा आ गया, हड़प्पा के बाद आपका क्या आएगा? वैदिक काल आएगा। वैदिक काल के बाद क्या आएगा? महाजनपद काल। महाजनपद काल के बाद मौर्य काल। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल। समझते जाएंगे, बहुत लाइटली अपने को समझ में आएगा। तो हड़प्पा का बड़ा बड़ा शहर, बड़ी बड़ी इमारतें, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके खिलौने, मृदभांड सब खत्म हो गए। अब एक फ्रेश नई सभ्यता का जन्म होगा जो कि बिल्कुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जीरो से स्टार्ट करेगी। ये एक कबीलाई सभ्यता होगी। ठीक है, एक जनजातीय सभ्यता, एक ट्राइबल कल्चर, कबीले में चलने वाले लोग थे। तो ये सभ्यता कबीले में चलने वाली सभ्यता थी। इसके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, इसके पास बड़े बड़े शहर नहीं थे, लेकिन इसके पास नॉलेज था, इसके पास ज्ञान था। और वही ज्ञान की अभिव्यक्ति किसमें हुई? वेदों में हुई। तो इस काल में वेदों की रचना होगी, इसलिए कहलाएगा वैदिक काल। क्या कहलाएगा? वैदिक काल कहलाएगा। ठीक है, वेदों का संकलन हुआ। शुरुआती समय जो था सब अच्छा अच्छा चल रहा था, सब पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा था। लेकिन एक समय जब ये सभ्यता भी अपने पीक पर पहुंची तो वहां से इसका पतन शुरू हो गया। तो जो चढ़ने वाला समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इसको बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व पतन का समय था। फिजिकल ग्रोथ था और मॉरल डिग्रेडेशन था। इस समय को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक ये आपका उत्तर वैदिक काल चलेगा। तो वैदिक काल में क्या होता था? वैदिक काल में पहले ये लोग कबीलाई थे। कबीलाई होते होते घूमने लगे, सप्त सैंधव प्रदेश में आ गए,
ऋग्वैदिक काल में इनका निवास था सिंधु और उसके 7 सहायक नदियां, इसको बोलते हैं अपन लोग सप्त सैंधव प्रदेश। अभी सतलज रावी व्यास सुने हो ना, ठीक है, झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज इसको बोलते हैं। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश में ये लोग रहते थे और वहां ये लोग कबीले के रूप में मूव करते रहते थे, पशुचारक थे। क्या थे? पशुचारक। फिर ये लोग आ गए आर्यावर्त में, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति वाला एरिया जहां पर खूब गेहूं होता है। तो आज इतना होता है तो पहले भी कितना होता होगा सोचो। तो जब वहां पर आए ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले एरिया में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये वाला एरिया जब आए यहाँ पर, इसको बोलते हैं ऊपरी गंगा घाटी। क्या बोलते हैं? ऊपरी गंगा घाटी, है ना। तो जब वहां पर आए इन लोग तो वहां पर इनको दिखा बढ़िया खेती हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये लोग रुकना शुरू कर दिए। तो ऋग्वैदिक काल में आदमी चलायमान था और उत्तर वैदिक काल में आदमी रुक गया, ठहर गया। तो ऋग्वैदिक काल की प्रमुख आजीविका पशुचारण और उत्तर वैदिक काल की कृषि, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल एक समय अपने शिखर पर पहुंच गए भी, आडंबर, कर्मकांड, ठीक है, धर्म की जटिलताएं, वर्ण व्यवस्था की जटिलता, ये सब जटिलताएं जब एकदम बढ़ गई तो इसके विरुद्ध क्या हुआ? एक वैचारिक विद्रोह हो गया। इसको बोलते हैं अपन औपनिषदिक क्रांति, मतलब उपनिषदों का जन्म हो गया और उपनिषदों ने वैदिक काल के आडंबर को, उसके कर्मकांड को अस्वीकार कर दिया, सत्य की खोज पर बल दिया। तो इससे क्या हुआ? बहुत सारे धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। उसी आंदोलन का एक परिणाम था बौद्ध धर्म, उसी का परिणाम था जैन धर्म, ठीक है। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय, ऐसे अनेक संप्रदायों का इस समय, अनेक धर्मों का उदय हो गया, ठीक है। और इसके उदय के बाद नई परिस्थितियां बनी, बड़े बड़े राजा बने और ये काल कहलाया महाजनपद काल। एक बार आपको पकड़ा देता हूं, उत्तर वैदिक काल से महाजनपद काल तक का फिजिकल। अभी तक तो समझ गया मेंटल, कैसे हम लोग कर्म कांड से दुखी हो गए तो हम लोग ने उपनिषदों की रचना कर दी। उपनिषद क्या किए? सत्य पर बल देने लगे, ब्रह्म पर बल देने लगे, दार्शनिक विचार बोलने लगे कि भाई मोक्ष प्राप्त करो, ये क्या आडंबर के पीछे भाग रहे हो, ये क्या बलि पे बलि दिए जा रहे हो। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट। क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल आते आते हम लोग एक जगह सेटल हो गए, है ना। सेटल हुए तो क्या हुआ? जमीन की कीमत बन गई। अब जमीन से राजा को टैक्स मिलने लगा, उसने टैक्स को रेगुलर कर दिया। अब राजा को क्या ज्यादा ज्यादा टैक्स चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बड़ी सेना रख सके, तो वो बाकी क्षेत्रों को जीतने का प्रयास करेगा और वो अपने राज्य का विस्तार करेगा, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में जमीन की जो वैल्यू बढ़ी, उससे राजा का महत्व बढ़ा और राजा ने अपने महत्व को और बढ़ाने के लिए क्या किया? अपना विस्तार करना शुरू किया, ठीक है। जैसे पुतिन कर रहे हैं अभी विस्तार, है ना, ठीक है। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं उस चीज के भी। तो ये जो था अपना, ये महाजनपद काल के उदय का कारण बना। पहले जन बना, कबीला, फिर बना जनपद, फिर जनपद से बना महाजनपद, है ना। तो ये महाजनपद काल बनते गया, ऐसे महाजनपद काल आ गया। महाजनपद काल में पूरे भारत देश का जो क्षेत्र है आज और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसको मिला के कुल 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? अब ये 16 महाजनपद में मगध सबसे बड़ा महाजनपद था। तो क्या होगा? मगध है आपका, काशी है, सुने हो ना, काशी का नाम सुने हो, कोसल का नाम सुने होंगे आप लोग, और किसका नाम सुने होंगे? वैशाली का नाम सुने हो, वज्जी संघ वैशाली। अच्छा, उज्जैन का नाम सुने हो ना, एमपी का शहर है, तो उसका अवंती, ठीक है, इस टाइप का। तो ऐसे ऐसे आपके 16 महाजनपद बन गए, 16 पावर सेंटर पूरे इंडिया में बन गए। अब ऑब्वियस सी बात है, आपस में लड़ाई करेंगे, जैसे अभी तक विस्तार करते आए हैं तो और विस्तार का प्रयास करेंगे। तो इन सब में टॉप करेगा मगध, और मगध में बैक टू बैक 4 वंश आएंगे, वो क्रमशः मगध को आगे बढ़ाते जाएंगे, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश। तो मौर्य वंश जो होगा वो मगध को अपने उत्कर्ष पर पहुंचा देगा, क्लाइमैक्स में पहुंचा देगा। और मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य और उसका गुरु था कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, ठीक है। तो ये कौन सा समय है? जब सिकंदर का आपके यहाँ आक्रमण हुआ है, 326 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण होता है, ठीक है। अब इस आक्रमण के कारण क्या होता है? इस आक्रमण के कारण वो परिस्थितियां पैदा होती है जिस परिस्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य अपना शासन स्थापित करता है। आप लोग धननंद की कहानी सुने होंगे,
धनानंद या घनानंद जिसको अपन लोग बोलते हैं, तो वो धनानंद क्या किया, चाणक्य को अपने दरबार से बाहर भगा दिया। फिर चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, जब तक तेरे को उखाड़ के नहीं फेंकूंगा तब तक अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। तो इस टाइप की चीजें हुई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाया। चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बना तो उसने मौर्य वंश की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक राजा बन के आएंगे। तो अशोक के समय मौर्य वंश अपने पूरे चरम पर, उत्कर्ष पर था। ठीक उसी समय अशोक ने एक दूसरा रास्ता अपना लिया। उसके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हुई। कलिंग का युद्ध हुआ 251 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध में उसने लाखों लोगों का नरसंहार करवाया, और जब लास्ट तक लोगों को उसने मार लिया तो उसके बाद पूरे भारत को जब उसने जीत लिया बढ़िया से, है ना, तब उसके मन में आया कि नहीं यार, ये तो युद्ध वगैरह जो है क्या है, गलत है ना। तो क्या हुआ कि अशोक के मन में भाव आया कि ये जो युद्ध हुआ, जो नरसंहार हुआ, इससे मुझे इतना बड़ा राज्य तो मिल गया, लेकिन ये रास्ता गलत है। तो उसने तत्काल बौद्ध धर्म स्वीकार करके युद्ध के जगह धम्म का मार्ग अपना लिया। मतलब बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको अपने जीवन में आत्मसात किया और अपने राज्य में भी अपना लिया। उतने साल पहले, 2500 साल पहले शांति की बात करना और बात नहीं, उसको अमल में लाना, ये एक महान शासक की उपलब्धि है। पूरे विश्व के इतिहास में आपको अशोक जैसा दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा, जो इतना शांति के मार्ग पे चलकर भी अपने साम्राज्य को बचाए रखा। अब स्वाभाविक सी बात है, अयोग्य उत्तराधिकारी आते रहते हैं, है ना। तो आगे चल के कुछ उत्तराधिकारी अयोग्य आए और उनके कारण मौर्य वंश का पतन हो गया। मौर्य वंश एक लैंडमार्क था, एक मील का पत्थर था, है ना। जब मौर्य वंश खत्म हो जाता है तब एक सेंट्रलाइज्ड वंश जो था, जो पूरे भारत में सेंट्रलाइज्ड रूप से शासन कर रहा था, वैसा वंश कोई नहीं बचेगा। तो छोटे छोटे वंश आएंगे, इसलिए इस काल को अपन बोल देते हैं मौर्योत्तर काल। क्या बोल देते हैं? मौर्योत्तर काल। तो क्या होता है, मौर्य वंश के बाद का जो समय होगा ना, मतलब 184 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त को गद्दी में बैठाए, और 184 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य राजा था वृहद्रथ, इसको मार दिए, इसकी हत्या हो गई। तो वृहद्रथ की हत्या कर दिए और बन गया शुंग वंश आ गया। कौन सा वंश आ गया? शुंग वंश। तो इस समय में दो वंश आएंगे आपके, एक तो स्थानीय वंश और दूसरे विदेशी आक्रांता, है ना। स्थानीय वंश और विदेशी आक्रांता। तो जो स्थानीय वंश आएगा वो स्थानीय वंश होगा आपका शुंग, कण्व, सातवाहन और वाकाटक। कौन कौन सा? शुंग, कण्व, सातवाहन और वाकाटक। और जो विदेशी आक्रांता आपके यहां आएंगे वो यवन, शक, पहलव और कुषाण। ठीक है, यवन मतलब यूनानी, इसको हिंद यूनानी भी बोलते हैं, इंडो बैक्ट्रियन भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? यवन, यूनानी या हिंद यूनानी, इंडो बैक्ट्रियन। दूसरे कौन आएंगे आपके? एक तो यवन हो गए, दूसरे शक। शक मतलब इनको अपन शीथियन भी बोलते हैं, है ना, शीथियन या शक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे आपके पहलव। पहलव को बोलते हैं पार्थियन। क्या बोलते हैं? पार्थियन। और उसके बाद आएंगे आपके कुषाण। तो एक एक राजा का नाम आपको बता देता हूं। सबसे पहले यवन। यवन में एक था मिनांडर, मिनांडर या मिलिंद। हम लोग हर चीज का भारतीकरण कर देते हैं ना। अभी रूस और यूक्रेन की न्यूज आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, और अगर आप लोग जानते हो कि राजेश पवार कौन है और मेजर जनरल सिन्हा कौन है, रिटायर्ड मेजर जनरल सिन्हा, तो इसका मतलब है कि आप लोग अपनी पढ़ाई में ध्यान न दे करके आज तक के सामने बैठे हुए हो। अगर बैठे हो तो वहां से उठ जाओ, क्योंकि वो युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं है कुछ दिन तक। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे पुतिन है ना, रूस का राष्ट्रपति, तो मेरे पापा बोलते हैं पुनीत, क्योंकि हम लोग हर चीज का भारतीय वर्जन निकालते हैं भाई, ऐसा थोड़ी ना है। पुतिन क्या बन गया? पुनीत बन गया। वैसे ही अलेक्जेंडर बन गया अलक्षेंद्र। ठीक है, और वो लोग भी बदला लिए यूनानी लोग हम लोग से। चंद्रगुप्त मौर्य को
मेगास्थनीज क्या बना दिया, सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त को बन गया सेंड्रोकोटस। ठीक है, ऐसा अब हम लोग खेल करते रहते हैं अपने हिसाब से चलाने के लिए। तो यवन, शक, पहलव या पार्थियन और कुषाण। ठीक है, तो यवन में एक शासक कौन है, मिनांडर या मिलिंद, इसको याद रखना, यवन। ठीक है, शक में एक है रुद्रदमन। कौन है, रुद्रदमन। पहलव या पार्थियन में गोंदोफर्नीज और कुषाण में कनिष्क। ये सब के बारे में पढ़ोगे, जनरल सुन लिए रहो एक बार। तो ये क्या थे, विदेशी आक्रांता थे जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में क्रम से शासन की, जैसा क्रम आपको बताया हूं। अगर याद ना हो तो याद रख लेना, यश चोपड़ा। क्या याद रखोगे, यश चोपड़ा। ठीक है, यश चोपड़ा, यवन, शक, चोपड़ा का प, पहलव और ड़ से अणा, कुषाण। हम लोग तो ऐसे ही याद रखते हैं, पता नहीं आप लोग थोड़ा ज्यादा ब्रिलियंट हो गए, हम लोग ऐसे कोड बना के ही याद रख पाते हैं। ठीक है, तो यश चोपड़ा, इसको याद रख लेना आप लोग। उसके बाद स्थानीय शासक, स्थानीय वंश में क्या, शुंग, कण्व, सातवाहन और वाकाटक। शुंग का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग। कौन था, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, कण्व का कौन था, सातवाहन का कौन था, तो कण्व का था वासुदेव। ठीक है, सातवाहन का था सिमुख और वाकाटक का था, वाकाटक का संस्थापक कौन था। अभी आपका क्वेश्चन पूछा था एक तो सीजीपीएससी में, एक क्वेश्चन पूछा था, प्रवर सेन वाला प्रश्न था ना, बताइए कौन था वाकाटक का संस्थापक। दंती दुर्ग था क्या, है ना। चलो ठीक है, तो ये सब वंश आ जाएंगे। क्या हुआ, मौर्य काल जब खत्म हो गया तो एक सेंट्रलाइज्ड भारत नहीं बचा, तो ये लोग अलग अलग एरिया में कंट्रोल कर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक ये लोग क्रोनोलॉजिकली आएंगे। ठीक है, अब हमेशा क्या होता है, वैक्यूम को भरने के लिए एक बड़ा वंश कुछ समय में आते रहता है। जैसे आपके मौर्य आए, उसके बाद आपके गुप्त आएंगे, उसके बाद आगे चल के आपके सल्तनत कालीन शासक आएंगे, फिर मुगल आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, है ना। तो ऐसा होता रहता है। तो आपका जो मौर्योत्तर काल था, मौर्योत्तर काल खत्म होता है कब, जब गुप्त लोग गद्दी संभालते हैं। और गुप्त लोग जब भारत में शासन करने आते हैं, तब क्या होता है कि गुप्तों के आने के बाद फिर से एक सेंट्रलाइज्ड शासन आपको देखने को मिलता है, केंद्रीकृत शासन देखने को मिलता है। कब गुप्त आते हैं, 319 ईस्वी, चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठता है 319 ईस्वी में, और वहीं से गुप्त काल की, गुप्त वंश की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो गुप्त वंश जो था वो क्या था, आपके जो सभ्यता है ना, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपका कल्चर, सभ्यता बोलना ठीक नहीं है, आपका कल्चर, हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, अभी की रीति रिवाज, ब्राह्मणों के द्वारा नॉनवेज नहीं खाना, भजन कीर्तन, ये जो आपके जो संस्कृति का जो पार्ट है ना, मूर्ति पूजा, मंदिर, ये सभी चीजें आपके गुप्त काल में सामने आई। इसलिए हम लोग गुप्त काल को क्लासिकल एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लासिकल एज, है ना। सांस्कृतिक युग बोलते हैं, गोल्डन एज बोलते हैं, क्योंकि आर्ट का विकास हुआ, कल्चर का विकास हुआ, मेडिसिन मतलब स्वास्थ्य का विकास हुआ, चिकित्सा विज्ञान में प्रगति हुई, और आपके आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री आए, जो लोग आपको सूर्य के बारे में, सूर्य के ग्रहण के बारे में, चंद्र के बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में बताए। वराहमिहिर जैसे खगोल शास्त्री हुए, खगोलविद हुए, है ना। एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं खगोलविद को, खगोल शास्त्री को। मैथमेटिशियन, गणितज्ञ, तो गणित में विकास हुआ, खगोल विद्या में विकास हुआ, आपका चिकित्सा शास्त्र में विकास हुआ, कला में, चित्रकला, चित्रकला के लिए कौन सा फेमस है गुप्त काल का, अजंता की गुफा, बाघ की गुफा, तो हर तरफ विकास होने लगा। तो ये संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से विकास हुआ। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आपकी जो नगरीकृत सभ्यता थी वो आपकी ग्रामीण सभ्यता बनती जाएगी। कौन सी सभ्यता बनती जाएगी, ग्रामीण सभ्यता बनती जाएगी। तो गुप्त काल क्यों स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थी, नहीं, इमारतों के कारण किसकी तारीफ होती है, हड़प्पा सभ्यता की। गुप्त काल की तारीफ उसकी संस्कृति के कारण होती है, उसकी कला, विज्ञान, चिकित्सा, उसमें विकास के कारण होती है। तो गुप्त काल आ गया। अब गुप्त काल का पतन हो गया लगभग 550 एडी, 550 ईस्वी, 555 टू बी प्रिसाइज, गुप्त काल खत्म हो गया। फिर गुप्तोत्तर काल आएगा, उसमें दो अलग छोटे छोटे आपके वंश रहेंगे, गुप्ता कहीं के, मौखरी के,
ठीक है। एक वंश उसमें प्रभावशाली होके आएगा, वो बनेगा पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश? पुष्यभूति वंश, है ना। पुष्यभूति वंश इसी को बोलते हैं वर्धन वंश। वर्धन वंश का राजा बनेगा हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन पूरे उत्तर भारत को जीतेगा और एक दयालु, उदार और महान सम्राट बन के आएगा। इसको दक्षिण जाने से दक्षिण के एक शासक पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया, ठीक है। तो ये उत्तर भारत तक सिमट के रह गया और इसके जाने के बाद, इसके डेथ के बाद उत्तर भारत में या पूरे भारत को जोड़ने वाला कोई भी शासक नहीं बचा। इसलिए इसके बाद क्या होगा, छोटे छोटे राजा आएंगे, पाल बंगाल में, प्रतिहार राजस्थान गुजरात में और राष्ट्रकूट आपके महाराष्ट्र में, और आपस में ये लोग सत्ता का संघर्ष करेंगे। इसी को बोलेंगे हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष की स्थिति, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे। आगे हम लोग के सजेशन भी देंगे कि किस तरीके से अपन इस सब्जेक्ट में अप्रोच करें, क्या आपको चाहिए बताइएगा, ठीक है। ठीक है।